हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्प आईएएस। आज से हम लोग आप लोग के लिए एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आए हैं। हमारी पॉलिटी की 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आज से हम लोग एंशंट हिस्ट्री कवर करते हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम तमिलनाडु क्लास 11 हिस्ट्री। जो बुक हमारी एंशंट हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंडियन जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। ये यूपीएससी के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो एक बार रीडिंग कर सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेसन 2, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होती है, इवोल्यूशन कैसे हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का और ओरिजिन कैसे हुआ था, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, कल्चरल लाइफ किस टाइप का था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, और हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ था। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन मिले हैं हम लोग को, जिससे हम लोग जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या चल रहा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है, हिस्टोरिक पीरियड से भी पहले की बात, बहुत पुरानी बात है इसे, इसलिए हम लोग को इसको ईजी हो पढ़ने में, इसलिए हम लोगों ने इसे चार पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। यहाँ पे पैलेयोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेटल एज, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है प्री हिस्टोरिक पीरियड को। और अब हम जानना चाहेंगे कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड चल कितने समय पहले रहा था। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने 2 टेक्निक्स यूज़ किए हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये चल कितने समय पहले रहा था। तो प्री हिस्टोरिक यहाँ पे जो पहला टेक्निक है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग और दूसरा है डेंटोक्रोनोलॉजी। तो रेडियो कार्बन डेटिंग होता है कि उस टाइम के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे, उस टाइम के जो मटेरियल्स थे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उसमें जो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उससे हम लोग अंदाज़ लगाते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कितना पुराना है। और डेंटोक्रोनोलॉजी क्या होता है, डेंटोक्रोनोलॉजी नंबर्स ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड, नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड का मतलब ये है कि डेंटोक्रोनोलॉजी में क्या होता था कि पेड़ पे इस तरीके से गोल गोल निशान बनाए जाते थे, जिससे हम लोगों को पता चलता था कि ये जो निशान है, ये जो पेड़ है ये कितना पुराना है। जितना ज़्यादा ये निशान होता था उतना ज़्यादा एज होती थी उस पेड़ की, इसे कहते हैं हम लोग डेंटोक्रोनोलॉजी। तो अब हम जानते हैं पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज के बारे में। तो ये ओल्ड स्टोन एज में बहुत सारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में पाया गया था, और ओल्ड स्टोन एज में लोग रॉक शेल्टर और केव में रहते थे, और कुछ लोग थे जो हट, पत्तों के हट में भी रहते थे। कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस साइट्स हैं जो कि ओल्ड स्टोन एज की पाई गई थी इंडिया में। सबसे पहले यहाँ पे है सोन वैली, पोटवार प्लेट्यू जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, फिर शिवालिक हिल जो कि नॉर्थ इंडिया में है, फिर भूमपेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर आदमगढ़ हिल जो कि नर्मदा वैली के पास है, फिर कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश, और फिर अतिरम्पंग इन चेन्नई। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट साइट्स है जो कि फेमस साइट्स है ओल्ड स्टोन एज की, जो कि पैलियोलिथिक पीरियड टाइम से है। और उस टाइम के जो लोग थे वो लोग फूड कहाँ से गैदर करते थे, तो उस टाइम के जो लोग थे वो लोग फूड ऑब्टेन करते थे फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स। वो लोग हंटिंग करते थे और बड़े बड़े प्लांट और छोटे प्लांट दोनों को खा जाते थे। और वो लोग जनरली कॉल्ड हंटर एंड गैदरर्स। और वहाँ पे स्टोन टूल्स यूज़ होते थे हैंड साइज़ के, मतलब हाथ में जो छोटे छोटे स्टोन आ जाए उस स्टोन से वो लोग हंटिंग किया करते थे, जानवरों को मारा करते थे, जिनसे उन लोगों को ये जो स्टोन है इसको क्वार्टरजिट बोला जाता है। और ये स्टोन से बड़े बड़े जानवरों को मारना वो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता था। और वो लोग साथ ही साथ
कम्युनिकेशन का उनका कोई एविडेंस नहीं है कि वो किस तरह की लैंग्वेज में वहाँ पे बात करते थे। और साथ ही वहाँ पे उन लोगों ने पॉट मेकिंग डोमेस्टिकेशन, फिर कुछ दिन बाद उन लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो लोग एनिमल को हंटिंग कर रहे थे, वो चीज़ उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। तो वो लोग उन लोगों जैसे हम लोग अगर चाहते हैं आज कि अगर हम लोग आलू बैगन चाहे कोई भी सब्ज़ी हम लोग बाहर से ख़रीद के लाए, अगर हमारे पास गार्डन है तो क्यों ना हम उसे गार्डन में ही उगाएं। तो वो लोगों ने क्या किया, इसी तरीके से अपने एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करने लगे ताकि वो लोगों को सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल हो जाए। और फिर वो लोग पॉट मेकिंग भी करते थे और फिर कुछ प्लांट्स भी ग्रो करने लगे वो लोग। उसके बाद कुछ एज पेंटिंग, ओल्ड एज पेंटिंग्स की भी एविडेंस है। ये जो पेंटिंग की एविडेंस है ये भूमपेटका में पाई गई थी और भी प्लेसेस में पाई गई थी। और ये जो पीरियड है वो 10,000 BC 10,000 BC पुराना है, ये ओल्ड स्टोन एज। और अभी हम लोग इसमें पहले थोड़ा सा एक मैप जो था उसको हम लोगों ने छोड़ लिया, चलिए पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो मैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसमें प्री हिस्टोरिक इंडिया में दिया हुआ है कि यहाँ पे रूबर है, यहाँ कलिबंगन है, यहाँ मोहनजोदारो, यहाँ इंडस। और देखिए अरेबियन सी की स्पेलिंग किस तरीके से लिखी हुई है, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। और इसको जैसे कि मैप स्टडी करना फॉर यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग मैप को साथ ही साथ करते जाइएगा। और हाँ, इससे पहले पैलेलिथिक एज में मैंने सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो स्किप कर दी, वो ये थी कि इस एज में जो लोग बसते थे वो लोग जनरली पानी के पास वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं जल ही जीवन है, इसलिए ये लोग पानी के पास वाटर रिसोर्सेज के पास बसते थे जाके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मिडिल स्टोन एज में क्या था, मिडिल स्टोन एज मेसोलिथिक एज में क्या था। इसमें क्या हुआ होगा कि ये लोग थोड़े ज़्यादा और एडवांस्ड हो गए होंगे। और ये जो थी हमें देखने को मिले कि गुजरात के लांगलांच में, मध्य प्रदेश की आदमगढ़ में, और फिर राजस्थान और यूपी और बिहार में भी कुछ कुछ हम लोग को इसकी देखने को मिली है। तो मिडिल स्टोन एज जो है वो इन सब प्लेसेस में चला, मतलब यहाँ पे लोग रहते थे। तो इस एज में पेंटिंग्स वगैरह भी पाई गई थी, जिससे हम लोग यहाँ के सोशल इकोनॉमिक लाइफ को ये लोग दर्शाते हैं अपने पेंटिंग्स के थ्रू। और अगर हम मेसोलिथिक एज में देखें तो यहाँ पे स्टोन टूल भी वो लोग इस्तेमाल करने लगे थे। तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इस स्टोन को डिफरेंट तरीके से यूज़ करने लगे थे, ये लोग स्टोन टूल्स बनाने लगे थे। और जो 5 सेंटीमीटर साइज़ की जो स्टोन टूल्स होती थी, उसको वो लोग माइक्रोलिथ्स बोलते थे। और ये लोग पहले की तरह ही हंटर गैदरर थे। और अभी यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया था कि वो लोग बिग एनिमल्स को हंट करते थे, छोटे छोटे एनिमल्स नहीं। इन लोगों ने स्टोन टूल डेवलप कर लिया था बहुत ज़्यादा, इसलिए ये लोग बड़े बड़े एनिमल को हंट करते थे और फिशिंग भी करने लगे थे। और यहाँ पे बो और एरो भी देखने को मिलेगा हम लोगों को। और यहाँ के लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के साथ साथ हार्टिकल्चर और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देते थे। और यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स की बोन्स जो पाई गई थी, जैसे डॉग, डियर, बोर्स, ऑस्ट्रिच, इन सब की यहाँ पे बोन्स पाई गई थी। और यहाँ पे ब्यूरल्स ऑफ द डेड अलॉन्ग विद द सम माइक्रोलिथ्स एंड सेटल स्कीम इट टू हैव बीन प्रैक्टिस। इसका मतलब यहाँ पे क्या था कि लोगों को दफनाना स्टार्ट कर दिया गया था। मरने के बाद यहाँ पे एनिमल्स को दफना दिया जाता था और लोगों को भी दफना दिया जाता था। जैसे दफनाया जाता था उसके साथ में यहाँ पे माइक्रोलिथ्स भी पाई जाती थी, तो उन्हें माइक्रोलिथ्स के साथ दफनाया जाता था। जैसे कि अगर आप लोग बोलते हैं, मैंने जैसे अभी पहले कहा था कि इसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिली है, तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कैसे कर पा रहे हैं? इसलिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं क्योंकि ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिला था, ये सब खुदाई में मिले थे हम लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज में क्या था कि जैसे हम लोग पैलियोलिथिक से थोड़ा ज़्यादा डेवलप किए थे मेसोलिथिक में।
मेसोलिथिक पीरियड में। तो अब हम लोग यहाँ नियोलिथिक में और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को हम लोगों को मिलेगा वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कश्मीर वैली में, चिरांदिन बिहार में, बेरान वैली जो है, वेरान वैली जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे, और फिर ये लोग डेक्कन प्लेसेस में भी जाने लगे। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो सब देख रहे थे कि नॉर्थ में ज़्यादा सेटल हो रहे थे लोग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी था, वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा थे, इसलिए वो लोग नॉर्थ में सेटल हो रहे थे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, क्या पता एग्ज़ाम में पूछ भी ले, जैसे मस्की ब्रिहमगिरी, हालूर एंड कोदेकाल इन कर्नाटका, पियमपाली इन तमिलनाडु, उतनूर इन आंध्र प्रदेश। ये सब चीज़ें क्या पता एग्ज़ाम में पूछ भी ले, इसलिए याद कर लेना ज़रूरी है। और इस पीरियड में हमें प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स भी देखने को मिलेगा, और पोटरी मेकिंग भी, मैन्युफैक्चर ऑफ पोटरी भी होता था। और यहाँ पे सिविलाइजेशन में प्लांट और डोमेस्टिकेशन जो कि करने लगे, तो फिर यहाँ पे विलेज कम्युनिटीज़ भी बनने लगी थी, विलेज फॉर्मेशन भी होने लगा था। तो हमें यहाँ पे ग्रेट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि कम्युनिटीज़ जब मिलने लगी, लोग जब ज़्यादा मिलने लगे, तो ज़्यादा टूल मेकिंग करने लगे वो लोग, और फिर उसे पॉलिश करने में भी वो लोग जैसे एक से ज़्यादा लोग दिमाग लगाने लगे, तो वो लोग पॉलिश करने लगे। तो पॉलिश्ड एक्स वो लोग सब कुछ, ये सब स्टोन टूल्स है, ये सब बनाने लगे। और फिर वो लोग जो स्टोन टूल यूज़ करते थे वो हंटिंग के साथ साथ ट्री कटिंग में भी यूज़ होता था। फिर वो लोग यहाँ पे मड ब्रिक हाउसेस वेयर बिल्ड। तो हम लोगों ने जैसे पहले देखा था कि वो लोग लीफ के हट्स में रहते थे, तो अब यहाँ पे मड ब्रिक हाउस में ये लोग रहने लगे। और फिर ये लोग पोटरी मेकिंग भी किए इन लोगों ने, तो इसमें कुकिंग फूड और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस तरह की पोटरीज़ इन लोगों ने बनाई होगी, ये थोड़ी अजीब बन गई है, बट कुछ पोटरीज़ इन लोगों ने अच्छी सी बनाई होगी, और उसी में ये लोग खाना बनाते होंगे, और फिर अपनी चीज़ों को स्टोर करते होंगे, अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करते होंगे। और फिर यहाँ पे कॉफिन्स भी रहने लगे। जैसे पहले क्या था कि ये लोग इसी तरह मिट्टी में दफना देते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये लोग कॉफिन्स भी बनाने लगे, इस तरह का कुछ होता है। तो कॉफिन्स में भी वो लोग अपने ब्यूरियल्स को करने लगे। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था, जहाँ पे ये लोग राइस, वीट, बार्ली, मिलेट्स ये सब भी कल्टीवेट करते थे ये सब एरिया में। तो यहाँ पे हम लोगों को राइस का कल्टीवेशन ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये लोग डोमेस्टिकेशन भी करते थे, शिप, गोट एंड कैटल, ये सब का डोमेस्टिकेशन भी करने लगे, जिसको ये कैटल्स को यूज़ करते थे कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये जो नियोलिथिक एज के जो लोग थे, ये लोग क्लोथ्स भी यूज़ करने लगे। क्लोथ्स में मतलब कॉटन और ऊल भी यूज़ करने लगे थे। ऊल में तो शिप से वो लोग मतलब ले लेते होंगे, जो वो लोग डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, जिस शिप का, उससे वो लोग ऊल ले लेते होंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग नियोलिथिक एज में दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिली, कि वो लोग जो कच्चा खा जाते थे, जो खाना, वो पॉटरी मेकिंग करके वो लोग उसे पका के खाने लगे। और फिर दूसरा चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिली कि वो लोग शिप्स से ऊल लेके अच्छे कपड़े बना करके, उलन कपड़े बना करके पहनने लगे, और कॉटन का भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल एज के बारे में। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मेटल का यूज़, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे लोग मेटल का यूज़ करने लगे थे। तो सबसे पहला मेटल यूज़ किया था उन लोगों ने कॉपर और ब्रोंज सबसे पहले, और उसके बाद फिर मेटल आर्टिफैक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें भी बनाने लगे थे मेटल पे। बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का। लेकिन स्टोन टूल्स को वो लोग फॉरगिव नहीं किए, स्टोन टूल्स को अभी छोड़े नहीं थे वो लोग, और वो लोग अभी तक माइक्रोलिथ टूल्स भी कंटिन्यू कर रहे थे। और कैल्कोलिथिक पीरियड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम हम लोग जानते हैं कि ये कॉपर और स्टोन टूल्स यहाँ पे यूज़ हो रही थी साथ में, इसे हम लोग कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं।
तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कैलकोलिथिक पीरियड के साथ साथ यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी शुरुआत हो गई थी। और अभी तक हम लोग साउथ में देख रहे थे कि साउथ की सिविलाइजेशन में इंडस वैली के सामने में क्या हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ एविडेंस नॉर्थ की गोदावरी, कृष्णा, पिन्नर, कावेरी, ये सब सेटलमेंट के भी बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मेटल वॉज अभी जब मेटल एज चल रहा था उस टाइम यहाँ पे मेटल नहीं यूज़ हुआ था, लेकिन जब तक यहाँ पे नॉर्थ में मेटल का यूज़ ख़त्म हुआ तब तक जाके साउथ में मेटल, मतलब जब तक मेटल का यूज़ ख़त्म हुआ, मेटल एज ख़त्म हुआ नॉर्थ में, तब साउथ में मेटल एज स्टार्ट हुआ था। ये जो कैलकोलिथिक एज है इसमें आयरन भी पाया गया था। आयरन को यूज़ किया जाता था मेगालिथिक ब्यूरियल्स के लिए। मेगालिथिक का मतलब जो लार्जर स्टोन्स होते हैं उसके लिए। मेगालिथिक ब्यूरियल्स का मतलब ये होता है कि जो ब्यूरियल्स में यूज़ करते थे वो लोग छोटे छोटे स्टोन्स, अब वो लोग बड़े स्टोन्स भी यूज़ करने लगे थे। कॉफिन्स में जो लोग छोटे स्टोन्स यूज़ करते थे अब वो लोग बड़े स्टोन्स भी यूज़ करने लगे थे। तो मेगालिथिक साइट्स की कुछ इम्पॉर्टेंस यहाँ पे मेगालिथिक साइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मस्की इन कर्नाटका, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, अधी चनालुर इन तमिलनाडु, ब्लैक एंड रेड पोटरी। तो हम लोगों ने इससे पहले जो पोटरीज देखी थी वो बस इसी तरीके की पोटरी मेकिंग थी, पर हम लोग मेटल एज में उनको कलर करके भी पोटरीज को यूज़ करने लगे थे। लेकिन अभी तक जो बात थी हम लोग की वो प्री हिस्टोरिक पीरियड की चल रही थी। अब हम लोग अपनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकेवेशन हुआ था वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध। ये दोनों प्लेसेस जो है अभी पाकिस्तान में हैं। और सबसे पहले इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास इंडस रिवर के पास हुई थी, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे कहा जाने लगा। जो इम्पॉर्टेंट साइट्स है वो इस एक्सकेवेशन की वो है कोटडीजी इन सिंध, कालीबंगन इन राजस्थान, रूबर इन पंजाब और बानावाली इन हरियाणा, लोथाल और सुरकोटाडा एंड ढोलीवारा, ये सब गुजरात में, ये तीनों साइड गुजरात में है। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था वो था मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ये टोटल सिविलाइजेशन 2 हेक्टेयर ऑफ एरिया में था और हड़प्पन मोहनजोदारो जो था वो पूरा 100 हेक्टेयर में था। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे मैप स्टडी करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये झेलम नदी है, ये रावी है, ये हड़प्पा है, ये इंडस है, ये रूबर है, ये कालीबंगन है, ये मोहनजोदारो है, ये चीनोदारो है, ये लोथल है, ये अरेबियन सी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, अभी पढ़ा था कि ये सब लोथल और ढोलीवारा ये सब गुजरात की साइड्स है। और फिर कालीबंगन जो है वो राजस्थान की थी, और ये जो रूबर है ये पंजाब में थी। तो मैप स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो अब हम लोग जानते हैं ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि दिया है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुदाई कर रहे थे, एक्सकेवेशन कर रहे थे, तो उसमें उन लोगों को पता चला था। तो लास्ट 8 डिकेड में उन लोगों ने रिवील किया था कि यहाँ पे हड़प्पन कल्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा था। ये हड़प्पन कल्चर का जो डेवलपमेंट था ये बहुत ही अच्छा सिविलाइजेशन था, जो कि बहुत ही वेल डेवलप था, जैसे कि हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। 4 इंपॉर्टेंट फेजेस है इसको पढ़ने के लिए: प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो लोकेटेड थी ईस्टर्न बलूचिस्तान में। एक्सकेवेशन से हमें ये पता चला था कि महगर से 150 माइल्स पे मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमें ये जानना है कि प्री हड़प्पन स्टेज जो है वो बलूचिस्तान में था, और उसके बाद ये सब उतना ध्यान हम लोग को नहीं देना है।
अर्ली हड़प्पन स्टेज को देखें तो यहाँ पे जो थे विलेज प्लानिंग थी और यहाँ पे टाउन प्लानिंग भी थी। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ था, रूरल टू अर्बन लाइफ टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जिसकी इम्पॉर्टेंट साइड है अमरी कोट दीजी, जो कि एविडेंस प्रोवाइड करती है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए, और मैच्योर हड़प्पन स्टेज जो है वो ग्रेटर एविडेंस प्रोवाइड करती है एक्सकेवेशन के थ्रू। इसमें बहुत बड़े बड़े सिटीज़ निकल कर आए थे, जैसे कालीबंगन, और टाउन प्लानिंग और अर्बन फीचर्स भी यहीं से निकल के आया था हमारा मैच्योर हड़प्पन स्टेज से। और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग को पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ था। एक्सकेवेशन एट लोथल से हम लोग को ये पता चलता है कि जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन थे, जैसे लोथल में पोर्ट्स फाउंड हुए थे, जैसे कि यहाँ से ट्रेड होता था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रिक्स वॉल और फ्लड प्रोडक्शंस भी फॉर फ्लड प्रोटेक्शन भी पाए गए। 1931 में सर जॉन मार्शल ने एस्टिमेट किया था ऑक्यूपेशन ऑफ मोहेंजोदारो, जो कि 3250 के बीच में और 2750 BC के बीच में था, और जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू एस्टिमेट किया गया था। और ये जो है टॉपिक है, ये हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे आते हैं अब अपने टॉपिक पे। सेलियन फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कैसी थी उस टाइम पे, ये जानते हैं। तो ये सेलियन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे लोग रहते कैसे थे, उस टाइम पे टाउन प्लानिंग कैसी थी, उस टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ये सब जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उस टाइम जो क्या थी, ग्रिड सिस्टम थी, जैसे कि स्ट्रीट थे, लेन्स थे, और कटिंग अक्रॉस द मोस्ट राइट एंगल डिवाइडेड इनटू द सिटी रेक्टेंगल ब्लॉक्स में सिटी बना के, और स्ट्रीट लेन्स सारे कुछ वहाँ पे थे। और उसके बाद इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइट्स है वो मोहेंजोदारो में है, कालीबंगन, ईच अदर और सिटाडल बिल्ड की जाती थी अपनी। और ये सब मोहेंजोदारो, कालीबंगन, ये सब ने अपनी अपनी सिटाडल बना के रखी थी। अब ये सिटाडल होता क्या है, तो यहाँ पे हर एक सिटी का अपना एक सिटाडल होता था। सिटाडल का मतलब होता है कि जब वॉर होती थी तो वॉर के टाइम पे एक बहुत ही मजबूत हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक की एक बहुत बड़ी सी रूम टाइप का दीवार बनाई जाती थी, जिसके अंदर में सारे लोग जाकर के इकट्ठा हो जाते थे वॉर के टाइम में प्रोटेक्शन के लिए। उसी को सिटाडल कहा जाता है। ये लोग जो होती थी, ये बर्न्ड ब्रिक से सिटाडल को बनाया जाता था। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखने में मिलेगा कि यहाँ पे स्टोन बिल्डिंग्स की एब्सेंट है, अभी स्टोन बिल्डिंग यहाँ पे नहीं आई है। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि सारे हाउसेस को कनेक्ट करती थी, स्ट्रेट ड्रेन के जैसे, जो कि सारे हाउसेस को कनेक्ट करती थी। और अब यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है इसके बारे में, हम द ग्रेट बाथ। तो जो द ग्रेट बाथ थी, इसकी जो साइज़ थी वो है 39x23x8, जिसको आप लोग याद कर लीजिए, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये साइज़ जो ग्रेट बाथ की है, जो कि नहाने के लिए वहाँ पे बनाई गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और यहाँ के जो इसके जो फ्लोर थी वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनी हुई थी। और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी अवेलेबल था। और मोहेंजोदारो में ग्रैनरीज के लिए भी लार्जेस्ट बिल्डिंग बनाई जाती थी, जिसका मेजरमेंट होता था 150 फीट्स इंटू 150 फीट्स लेंथ और ब्रेथ में इसका ये मेजरमेंट होता था। और ऐसी 6 ग्रेनरीज मिला करके एक सिटाडल बनाए जाते थे। तो इससे हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक सिटाडल जो होता होगा वो कितना बड़ा होता होगा, ताकि वॉर के टाइम पे जितने भी लोग होते होंगे सब कोई सिटाडल में जा कर के सेफली रह सकते हैं वॉर के टाइम पे। यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ में बहुत बड़ा ग्रेट प्रोग्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट, ट्रेड सब थे। यहाँ पे व्हीट, बार्ली ग्रो किए जाते थे। मेन क्रॉप्स जो थे वो सीसम, मस्टर्ड और कॉटन थे।
यहाँ पे, और एनिमल्स को भी इनके पास भी ग्रेनरी थी जिसमें ये लोग अपनी फूड ग्रेन्स स्टोर करते थे। और एनिमल्स लाइक शिप, गोट, बफेलो आर डोमेस्टिकेटेड, इन लोग को डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी किया जाता था। और उस टाइम पे ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि हॉर्स वॉज नॉट येट फैमिली स्टेबलाइज्ड। उस टाइम हॉर्स का यूज़ वहाँ पे नहीं था, देखने को कहीं भी नहीं मिला है। और वहाँ पे बहुत और सारे जानवर थे जो कि खाने के लिए जैसे यूज़ होते थे, जैसे इंक्लूडिंग डियर। और इसके बाद भी यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्रुप थे, जैसे आर्टिशियन, गोल्ड स्मिथ, सोनार थे, ब्रिक मेकर्स थे, स्टोन कटर थे, मतलब पत्थर को काट करके अच्छी चीज़ें, वेबर थे बुनाई करने वाले, और बोट बिल्डर्स भी थे, और टेराकोटा मैन्युफैक्चर। टेराकोटा मैन्युफैक्चर्स मतलब कि वो मिट्टी को जला के ट्रेड और लकड़ी को जला करके जो चीज़ें बनती है वो बनाते थे। और इस यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ब्रोंज और कॉपर के वेसल्स का, और मेटल क्राफ्ट का, और गोल्ड ऑर्नामेंट भी देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। और फिर यहाँ पे उस टाइम में प्लेन पॉटरी चल रही थी, लेकिन फिर जब इस सिविलाइजेशन में कहीं कुछ जगह पे रेड और ब्लैक पेंट पॉटरी भी देखने को मिली थी। और बीड्स क्या होता है, जो आजकल गले में वो जो फैशन के लिए पहनते हैं, उस टाइम भी लोग, मतलब मेन और वुमेन दोनों इस टाइप के कुछ ज्वेलरी पहनते थे बीड्स वाली, वो भी सेमी प्रीसियस स्टोन्स की होती थी, वो भी उस टाइम पे थी। और उस टाइम पे इंटरनल ट्रेड भी बहुत अच्छा था। फॉरेन ट्रेड मेनली कंडक्ट किया जाता था मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान के साथ में, और भी है ईरान, इन सब जगह से फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। और उस टाइम पे जो ये फॉरेन ट्रेड चल रहा था, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे गोल्ड, कॉपर, टिन, सेवरल प्रीशियस स्टोन्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। और मेनली यहाँ से जो हम लोग का एक्सपोर्ट था, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, जैसे वीट, बार्ली, पीज, ऑयल, सीड्स एंड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे कि कॉटन गुड्स, पोटरी, बीड्स, टेराकोटा एंड एवारी प्रोडक्ट मतलब हाथियों के दांत से बनाए गए प्रोडक्ट। और हमारे यहाँ पे रीजनल जो मेसोपोटामियन नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो स्टेट वाइज, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोहनजोदारो के साथ ये दोनों का भी ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, ये लोग के आपस में भी ट्रेड बहुत अच्छा था। और उस टाइम पे जैसे लोग अगर जानना चाहें हम लोग कि जो चीज़ें, कोई तो व्हीकल्स थी नहीं, तो फिर ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हो कैसे रहा था, तो बुलक कार्ट्स और ऑक्सेंस पे ये सब एक्सपोर्ट हो रहा था, लैंड ट्रांसपोर्ट पे ये सब एक्सपोर्ट हो रहा था। और बोट, सीज, शिप्स भी देखने को मिलती है रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए और सी ट्रांसपोर्ट के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस टाइम की सोशल लाइफ किस तरीके की थी। बोथ मैन एंड वुमेन, वो लोग दोनों दो टाइप के दो ड्रेसेस पहनते थे, एक ऊपर एक नीचे। और वो लोग ऑर्नामेंट्स तो दोनों मैन और वुमेन यूज़ करते, जैसा मैंने पहले भी बताया, बीड्स का जो ऑर्नामेंट्स थे वो लोग पहनते थे, दोनों मैन और वुमेन दोनों पहनते थे। और वुमेन स्पेशली बैंगल, ब्रेसलेट, फिर फिल्टर्स, एंकलेट, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सब स्पेशली वुमेन्स वगैरह पहनती थी, जो कि प्रीशियस मेटल, स्टोन, गोल्ड, सिल्वर से बना होता था, और प्रीशियस स्टोन से बना होता था, सेमी प्रीशियस स्टोन। और उस टाइम पे क्या था कि चिल्ड्रन के लिए टॉयज़ भी बनाए जाते थे, जैसे कि मार्बल, बॉल्स, डाइस वेयर यूज्ड फॉर गेमिंग। और जो फिशिंग था वो रेगुलर ऑक्यूपेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग बुल फाइटिंग और हंटिंग भी किया करते थे। और उस टाइम पे क्या था कि वो लोग बहुत टाइप के टूल्स भी बना के रखे थे, जैसे एक्सेस, स्पेयर हेड्स, ड्रैग्स, बोस, एरो वेयर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज, क्योंकि वो लोग वॉर के लिए भी पूरी तरीके से तैयारी करके रखे थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक डांसिंग डॉल का फिगर बनाया हुआ है, डांसिंग गर्ल का फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में मैन और वुमेन का दोनों का ही दिखाया गया है, दोनों का फिगर साथ में दिखाया गया है, डांसिंग गर्ल। और जो कि ब्रोंज का बना हुआ था, और ये वर्कमैनशिप दिखाता है।
और इस टाइम पे पॉट्स जार्स भी पेंट करके डिज़ाइन बना करके उसमें रहते थे। स्पेशली पॉट्स जार्स में जो डिज़ाइन बना रहता था वो फिश और पिकॉक्स ये सब चीज़ों का डिज़ाइन बनाते थे। और यहाँ की अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट के बारे में तो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चली है, पर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता चली है कि ये लोग लिखते थे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो जैसे अगर हम लोग जनरली कॉपी खोलते हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, पर नहीं, ये जैसे ये कॉपी है तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे, जिसको ये लोग कहते थे बोस्ट्रोफेडन मेथड, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो परफोला है और स्कैंडियन है, ये लोग, इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज था वो ड्रेविडियन था, ड्रेविडियन लैंग्वेज। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रिलीजन कैसा था। तो रिलीजन्स कैसा था, वो लोग पशुपतिनाथ की प्रोटो शिवा की पूजा करते थे, जो कि एक सील था, रिप्रेजेंट करता था यौगिक पॉस्चर में 3 फेसेस थे जिसके एंड 2 हॉर्न्स, और जो कि सराउंडेड था एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलोस के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये चारों डायरेक्शन में। और यहाँ पे उनके फीट के पास 2 डियर्स भी थे। और यहाँ पे ये लोग फीमेल डीटी मदर गॉडेस जो कि रिप्रेजेंटेड टेराकोटा फिगर, ये फिर इनके भी पूजा करते थे। और ये लोग लिंगर वर्शिप में भी बिलीव करते थे। ये जो पशुपतिशील है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको डिफाइन कर लीजिएगा कि किस तरीके से वो सराउंडेड था कौन कौन से एनिमल्स से। और उसके बाद फिर यहाँ के लोग जो थे वो लोग गोस्ट और इविल फोर्सेस में भी बिलीव करते थे। और ये लोग ट्रीज़ और एनिमल को भी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। तो ये सारे जो है ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजन। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ के ब्यूरियल मेथड्स क्या थे। तो ब्यूरियल मेथड्स में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि वुडन कफन वेयर यूज्ड, जैसे कि क्रिश्चियन लोग में वुडन कफन यूज़ करते हैं जब वो लोग मरते हैं, तो उसके लिए ये लोग वुडन कफन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वुडन कफन यूज़ होती थी। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई क्लियर एविडेंस नहीं है सती प्रथा की प्रैक्टिस का कोई क्लियर एविडेंस यहाँ पे नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर क्यों हुआ था। डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए हुआ होगा क्या, चाहे कोई नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, फ्लड आया होगा, रिवर्स सूख गई होगी, सॉइल की फर्टिलिटी घट गई होगी, अर्थक्वेक आया होगा, इस कारण से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। और इसके बाद ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे आर्यंस लोग इन्वेड हुए हैं। यहाँ डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स जो है वो ऋग्वेदिक में मेंशन है, ऋग्वेदिक पीरियड। और फिर ह्यूमन स्केलेटन का डेवलपमेंट, और फिर यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ह्यूमन स्केलेटन का डिस्कवरी भी हुई थी। और फिर यहाँ पे ये माना जाता है कि फॉरेनर्स के द्वारा ये सारी सिटीज़ को इन्वेड कर लिया गया था। फॉरेनर्स आए थे हमारे यहाँ, और आर्यन जो थे वो सुपीरियर वेपन्स थे, और यहाँ पे जो कि यहाँ पे मास्टर्स थे। तो हम लोगों ने पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा फाइंडिंग ऑफ पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये सारे पीरियड के टाइम पे क्या किस टाइप की कंडीशन थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा ओरिजिन किस तरह हुआ था हड़प्पन कल्चर का, इंपॉर्टेंट साइट्स क्या थे एक्सकेवेशन के, सेलियन फीचर क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, फिर डेटिंग भी हम लोगों ने देखी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि आखिर डिक्लाइन क्यों हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। So friends, thank you for watching. Please like, share and subscribe my video if you like my video. और मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या मतलब मुझे इसमें और ऐड ऑन करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स अपने वीडियोज़ में लाने चाहिए, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और भी आप लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊँ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ।